नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे सुबह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। देश भर में रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा की महिलाओं को देंगे तोहफा। राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का करेंगे शुभारंभ। करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से भी करेंगे बातचीत। आज से देश भर में शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे झुंझुनू में शुभारंभ। 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ। डॉक्टरों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 3 स्वास्थ्य अधिकारियों को पद से हटाने की मांग मानी, लेकिन काम पर लौटने से डॉक्टरों का इनकार। कहा, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लेंगे कोई फैसला। वहीं बीजेपी ममता के इस्तीफे की मांग पर अड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। अगले सीएम के चुनाव के लिए बुलाई गई आम आदमी पार्टी के विधायक दल की अहम बैठक। हरियाणा में आज बढ़ेगा सियासी पारा। बीजेपी के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह भिवानी और फरीदाबाद में करेंगे रैली, जबकि कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी के बाद कांग्रेस में सिर फुटो बल। दस दिन चलने वाले गणेश उत्सव का समापन आज। अनंत चतुर्दशी पर पूरे धूमधाम से होगा गणपति विसर्जन। मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और खेल की खबरों में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज। चीन से होगा भारत का मुकाबला। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 303 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। पिछले 11 सालों में उनकी छवि के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में देश को पहली पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2019 में पहली बार 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसके साथ ही भाजपा ने इतिहास बनाया और ये आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी भी बनी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्यसभा में अपने 96 सांसद देखे और 2024 में उन्होंने शपथ लेकर फिर से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पछाड़ दिया। भाजपा के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग दुगने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को भी पछाड़ा। दरअसल उनके नेतृत्व में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 17 राज्यों में ही सत्ता हासिल कर सके थे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर कई रेटिंग एजेंसियों ने शोध किया और पाया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं।
ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 72% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए आंकी है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने पाया कि देश के हर 10 में से 8 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की गवाही उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं, जबकि फेसबुक और एक्स पर वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि एक्स पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर प्रधानमंत्री को 4 करोड़ 90 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब पर उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई अहम पड़ाव हासिल किए। उनके फैसलों ने देश को एक नई दिशा दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की वर्षों से अधूरी इच्छा पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने 5 बड़े फैसलों के जरिए बताया कि वो एक सच्चे नेता हैं। बालाकोट स्ट्राइक, पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। इसके तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समान नागरिकता कानून, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का फैसला किया गया। 3 तलाक को खत्म किया। 3 तलाक खत्म करके इसे एक अपराध की श्रेणी में लाया गया। EWS रिजर्वेशन, मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्षों में देश की एकजुटता और एकता के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर भारत की एकजुटता का प्रतीक स्थापित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी देश को समर्पित किया। इससे वो एक मजबूत छवि वाले प्रधानमंत्री बनकर उभरे। आज प्रधानमंत्री दुनिया भर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ देश की छवि को भी चमकाने का काम किया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी भुवनेश्वर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिनको अगले 5 सालों में सरकार 50,000 रुपए देगी। डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय ने पीएम के कार्यक्रम के लिए हो रही तमाम तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर मातृशक्ति को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सुभद्रा योजना को संकल्प पत्र में रखा था, जिसकी पहली किस्त कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने जा रहे हैं। इसमें महिलाओं को साल भर में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें एक किस्त में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बात की जाए उड़ीसा की तो यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कल बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लगभग 14 राज्यों के 13 लाख लोगों को इसकी पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2.0 के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उड़ीसा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर उड़ीसा को कई सारी सौगात
सौगातें मिलेंगी। इस समय हम उड़ीसा के जनता मैदान जो कि भुवनेश्वर में स्थित है वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने को लेकर तैयारियां चल रही हैं और तमाम अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहां पर इसी मैदान से महिलाओं को सुभद्रा योजना की सौगात देंगे और इसके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के जो शहरी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जन्मदिन के अवसर पर कई सारी सौगातें उड़ीसा को देंगे। दरअसल उड़ीसा में जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, 24 साल बाद बीजेडी की सरकार यहां से गई है और बीजेपी ने सरकार बनाई है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं जो कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों के जारी विरोध प्रदर्शन के सामने झुकते हुए राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को हटा दिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते कल इन डॉक्टरों से बात की थी। बातचीत के बाद सीएम ने इस प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे भी मान ली थी। कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस फैसले पर उन्हें घेरते हुए कहा कि ये कदम नाकाफी है और इस पूरी घटना के लिए राज्य के मुखिया ममता बनर्जी जिम्मेदार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल के चप्पे चप्पे में आंदोलन चल रहा था, बंगाल की जनता मांग कर रही थी कि एक्शन लिया जाए और बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी शुड रिजाइन। वहीं आज कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों आज अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। सीबीआई जहां अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी तो वहीं बंगाल सरकार भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोई जानकारी कोर्ट को देगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था और भरोसा दिया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर काम पर नहीं लौटे थे। और आज से इंडिया वाटर वीक 2024 की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग इसका आयोजन कर रहा है। 20 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के जल विशेषज्ञ, विद्यार्थी, उद्योग जगत के भी प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है इंडिया वाटर वीक 2024। इस बार की थीम है साझेदारी और समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए सहयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे।
20 सितंबर तक इंडिया वाटर वीक 2024 विश्व स्तर पर जल संबंधी मुद्दों को उठाने, जल संकट से निपटने के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा देने, देश के बीच तकनीकी हस्तांतरण और अनुभवों को बांटने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। We have invited some important organizations who are actively involved in the water sector, and they will all be there. There is the International Commission on Irrigation and Drainage, the World Bank, the Asian Development Bank, India Water Foundation, World Water Council, International Water Management Institute, ASSOCHAM, Indian Chamber of Commerce, etc. We will see high-tech technologies on display from countries like Australia, Canada, Colombia, UK, USA, many African countries, etc. भारत जल सप्ताह 2024 में 40 देशों के 4000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी, जिनमें 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलनेता, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि, अनुसंधान, शिक्षा जगत के विशेषज्ञ और गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। इनमें 8 राज्यों के मंत्री और विश्व के 4 देशों के मंत्री अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही विश्व स्तर पर जल प्रबंधन पर शोधार्थी अपने शोध पत्र भी प्रदर्शित करेंगे। We have practitioners fora where government, private and non-government experts will share experiences of implementing water sector programs and initiatives highlighting best practices. Then we have water conventions where papers will be presented on various themes, and we have a startup forum where startups will get an opportunity to pitch their ideas in the water sector. भारत जल सप्ताह 2024 में प्रदर्शनियों के माध्यम से जल क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें डेनमार्क, इजराइल जैसे तमाम देश अपनी नई तकनीकों को सामने रखेंगे। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में जल प्रबंधन सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में भारत जल सप्ताह इसे एक व्यापक दृष्टिकोण दे सकता है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की। आज से पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और इस बार इस अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 17 सितंबर से शुरू हो रहा है स्वच्छता का महाअभियान। स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा पड़ाव है स्वच्छता ही सेवा, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होकर बापू की जयंती तक चलाया जाता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा स्वच्छता का महाअभियान। इस बार की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखा गया है। मेगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 लाख जगहों को क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट के रूप में चयनित किया गया है, जिनकी सफाई की जाएगी। जन भागीदारी के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम चलाया जाएगा। ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं जिसको हम CTUs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे, इनको साफ करने के लिए इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी। स्ट्रीट फूड वाले स्थानों पर स्वच्छता भी स्वाद भी अभियान चलेगा। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के तहत सफाई मित्रों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसका मकसद देश के हर तबके को स्वच्छता से जोड़ना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर जोर देती है। सार्वजनिक भागीदारी और समर्थन के तहत स्वच्छता के लिए लोगों में जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए रैलियों, मैराथन और सामुदायिक चर्चाओं के माध्यम से संगठित किया जाएगा। इस अभियान का मकसद स्वच्छ भारत अभियान के 10 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक लेकर जाना है। देश भर में लोगों के व्यवहार में स्वच्छता को अंगीकृत करना है। पहले 5 साल के अंदर जो शौचालय बनने के कारण जो बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता था, जब वो बाहर शौच के लिए जाते थे, तो उसमें करीब 3 लाख बच्चों का जो मृत्यु से उनको दूर रखा गया, उनको बचाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है
और ये सरकार का फिक्र नहीं है। WHO ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अंदर ये बात कही है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थाम स्वच्छ भारत अभियान का शंखनाद किया। इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन का महाअभियान शुरू हुआ था। पिछले 10 सालों की उपलब्धि पर गौर किया जाए तो अभियान की शुरुआत में जहां स्वच्छता का प्रतिशत 39 के करीब था, वहीं ये आंकड़ा आज 100% को पार कर चुका है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 1 और चरण 2 में गांव से जिले और जिले से राज्यों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की जनादेश में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और इस विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई अहम मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन इनमें से एक अहम मुद्दा है पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लिए संसद ने आरक्षण का प्रावधान किया गया। पहाड़ी समुदाय की जीविका का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशी कुमार ने। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में गरमाया पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को संसद से मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। गद्दी ब्राह्मण, कोली और पदरी जैसे पहाड़ी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। बीजेपी ने दलित, गुर्जर, पहाड़ी और ओबीसी समुदायों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा का किया वादा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने आरक्षण नीति में बदलाव और उसे वापस लेने का किया वादा। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोग होते हैं। हाल ही में इन्हें आरक्षण भी मिला है। इनकी क्या दास्तान है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आते हैं तब अपना घर बनाते हैं, अपने जानवरों को इस जगह का उपयोग चरागाह के रूप में करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये इस जगह का उपयोग करते हैं, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है और इनका जीवन कैसे कटता है। सिर्फ हरी घास से ढके वनस्पति रहित पीर पंजाल की इन पहाड़ियों में वैसे तो जीविका के लिए बहुत ही कम गुंजाइश है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोग इन गगनचुंबी पहाड़ों के बीच भी अपने जीवन का रास्ता तलाश ही लेते हैं। हरी घास की इन पहाड़ियों के बीच अप्रैल से सितंबर के बीच में ही पहाड़ी समुदाय के लोग अपने जानवरों को चारागाह के रूप में इन पहाड़ों का उपयोग करते हैं। ये घास लाया है भैंस के लिए, तो भैंस वाला 2 महीने 60 दिन, कुल टोटल 60 दिन। भेड़ वाला 4 महीने रहता है 5। तो फिर सर्दी बढ़ जाती है, घास कम हो जाता, फिर हम वापस घर चले जाते हैं। इस पूरे इलाके में जो आप देख सकते हैं, ये इलाका अभी जितना हरा भरा है, इसमें चरागाह के रूप में इनके पास अधिकार हैं, जो कि वन अधिकार के तहत जो ट्राइबल्स को मिलते हैं, उन अधिकारों के तहत ये लोग यहाँ पर अपने जानवरों को चरागाह के में लेकर आते हैं। और इसमें इनके पास भेड़, बकरी, भैंस, ये जो तमाम जानवर होते हैं, यही इनकी जीविका के साधन होते हैं और इनसे जो आय इनकी बनती है, उसी से इनका जीवन आगे बढ़ता है। पहाड़ी लोग भैंस, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों को यहाँ लाते हैं, लेकिन हर एक जानवर की यहाँ रुकने की सीमा होती है। 4 महीने यहाँ रहता कश्मीर में, फिर बर्फ पे डरे, फिर जाता रजौरी। ये रजौरी में घास बहुत है, जगह है, उधर जगह नहीं, बढ़िया गर्मी है। जम्मू इलाका में रजौरी, नौशेरा, चंद्रबड़ी, कालाकोट, इनमें ये निका माल नहीं रह सकता बढ़िया। दोपहर बीमारी लग के मर जाता, इससे फैलते आता है कश्मीर।
अक्टूबर से लेकर मार्च तक यह इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। तब ये लोग जम्मू के निचले इलाकों में जाकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। खानाबदोश जीवन होने की वजह से उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि साल का आधा हिस्सा यहाँ इन पहाड़ों पर बिताते हैं जहाँ शिक्षा संभव नहीं है। हाल ही में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद अब उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहाड़ी समुदाय की 4 जनजातियां पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पदरी, कोली और गद्दी ब्राह्मण को एसटी में शामिल किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।